नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास आदमखोर पार्ट 2। फिर सुबह 4 बजे दौलत राम अपनी ड्यूटी समाप्त करके पंचम खेड़ा के पास पहुंचा। पंचम खेड़ा ने दौलत राम के सामने जुआ घर लूटने की ऑफर रखी। दौलत राम फौरन मान गया। दोनों में मामला तय हो गया। खेड़ा ने कहा कि इस मामले में वह जल्दी ही उससे बात करेगा। वह कोई पुख्ता योजना बना ले और खेड़ा योजना तैयार करने में व्यस्त हो गया। इसी दौरान पठानिया का उसे फोन आया कि वह जुआ घर की तरफ गलत निगाहों से न देखे। पठानिया ने तगड़ी धमकी दी थी। दिखावे के तौर पर तो खेड़ा हंसकर बात टाल गया कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, परंतु मन ही मन सुलग उठा। वह समझ गया कि ठक्कर बाबा ने पठानिया को बताया होगा। दूसरी तरफ उसने अपना यह इरादा और भी पक्का कर लिया कि वह आर्म्स प्रूफ रूम को लूट कर ही रहेगा। उसी शाम पंचम खेड़ा पुनः जुआ घर पहुंचा। देवराज चौहान से मिला और स्पष्ट तौर पर कहा कि वह जुआ घर का कमरा जरूर लूटेगा और उसे कोई नहीं रोक सकता। देवराज चौहान समझ गया कि पठानिया खतरनाक है और इस मामले में कुछ न कुछ करके ही रहेगा। बहरहाल इस बार देवराज चौहान ने पठानिया को यह बात बताना बेकार ही समझा। तभी इत्तेफाक से इस मामले में सुनील मजूमदार नाम का खतरनाक शख्स आ जुड़ा। सुनील मजूमदार डाबर वागले की मशीनरी का ही पुराना पुर्जा था। सालों से वह इन दोनों का काम कर रहा था, परंतु कुछ समय पहले उसने डाबर वागले के पैसों में से 1.5 लाख की रकम इस्तेमाल कर ली थी। यह बात जब खुली तो मजूमदार समझ गया कि उसकी खैर नहीं। उसकी इस हरकत की सजा के रूप में डाबर वागले उसकी जान लेकर ही रहेंगे। सुनील मजूमदार ने घबराकर अपनी जान बचाने के चक्कर में दौड़ आरंभ कर दी। उसी पठानिया का बुलावा आया, परंतु पठानिया के पास न जाकर वह अपनी जान बचाने के चक्कर में भाग निकला। कविता देसाई, जो कि आर्म्स प्रूफ रूम में तैनात थी, वह सुनील मजूमदार की पुरानी माशूका थी। दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहते थे और शादी का भी प्रोग्राम बनाए बैठे थे। मजूमदार कविता देसाई के पास पहुंचा। उसने सारा किस्सा कविता देसाई को बताया। सुनकर कविता देसाई बहुत चिंतित हुई कि यह बात तो गलत हो गई, लेकिन वह मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी। बहरहाल मजूमदार को वक्ती तौर पर छिपने के लिए जगह चाहिए थी और कविता के यहाँ वह नहीं रुक सकता था। वागले डाबर के आदमी उसकी तलाश में वहां पहुंच सकते थे। काफी भटकने के पश्चात सुनील मजूमदार जीवन बंसल नाम के कुख्यात दादा के यहाँ पहुंचा, जो कि उसकी पुरानी पहचान का था और दादागिरी से संन्यास ले चुका था। मजूमदार ने उसके यहाँ पनाह ली। जीवन बंसल के पंचम खेड़ा के साथ अच्छे संबंध थे। सुनील मजूमदार की जानकारी खेड़ा को मिली। सारे हालात उसे पता चले। खेड़ा को लगा कि अगर मजूमदार उसके साथ मिल जाए तो जुआ घर की लूट अच्छी तरह हो जाएगी, क्योंकि सुनील मजूमदार जैसा इंसान हर तरह का खतरनाक काम करने का हौसला रखता था। सुनील मजूमदार डाबर वागले से जान बचाकर दौड़ा फिर रहा था। खेड़ा ने सोचा कि अगर मजूमदार को थोड़ा और दौड़ा दिया जाए तो मजूमदार उसके साथ काम करने को आसानी से तैयार हो सकता है। खेड़ा ने जीवन बंसल से कहा कि वह मजूमदार को अपनी पनाह से निकाल दे। साथ ही अपने खास खतरनाक आदमी अर्जुन नाथ को उसने कुछ समझाकर सुनील मजूमदार के पीछे लगा दिया। उधर पठानिया ने सुनील मजूमदार को लेकर डाबर और वागले से बात की कि उसने 1.5 लाख की हेराफेरी की है, उसका क्या किया जाए। सुनकर डाबर तो हत्ते से उखड़ा, परंतु वागले ने कहा कि सुनील मजूमदार जैसे इंसान को मात्र 1.5 लाख के लिए सजा नहीं दी जा सकती। मजूमदार उनके काम का आदमी है, इसलिए उसकी ऐसी 6 गलतियां और भी माफ की जा सकती हैं। फैसला हो गया कि सुनील मजूमदार को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जब भी उसके पास गुंजाइश हो 1.5 लाख रुपया कैश में जमा करा दे। परंतु यह खबर मजूमदार तक कैसे पहुंची? वह तो भागा फिर रहा था। जीवन बंसल ने बहाना बनाकर मजूमदार को अपने यहाँ से बाहर कर दिया। सुनील फिर किसी पनाह की तलाश में घूमने लगा। पनाह देने वाले तो उसके बहुत थे, परंतु हर जगह डाबर और वागले के आदमी भी पहुंच सकते थे। इसलिए वह ऐसी जगह चाहता था जहां डाबर वागले के आदमियों की पहुंच ना हो। बहरहाल जीवन बंसल के यहाँ से निकलने के बाद उसे महसूस हुआ कि कुछ दादा उसका पीछा कर रहे हैं। वह समझ गया कि डाबर और वागले के आदमियों ने उसे तलाश कर लिया है, जबकि खेड़ा की योजना के मुताबिक अर्जुन नाथ ने ही वे आदमी उसके पीछे लगाए थे। अपने पीछे लगे बदमाशों से उसकी झड़प हुई। सुनील मजूमदार उन सबको शूट कर भाग निकला। वहां से वह सीधा एक रेस्टोरेंट में पहुंचा और हाथ मुंह धोकर कुछ खाने के लिए टेबल पर बैठ गया। वह इस बात से अनजान था कि पंचम खेड़ा का जाल उसके गिर्द कसता जा रहा है
और उसी रेस्टोरेंट में 4 हथियारबंद आदमियों ने सुनील मजूमदार को खतरनाक अंदाज में घेर लिया। उन्होंने बताया कि उन्हें पठानिया ने भेजा है, उसे पकड़ लाने को या शूट करने को। कुछ देर पहले भी उसने पठानिया के आदमियों को शूट किया है, इसकी उसे सजा मिलेगी, जबकि वह सारे पंचमखेड़ा के आदमी थे। मजूमदार को लगा कि वह अब नहीं बच पाएगा, परंतु तभी अर्जुन नाथ ने बीच में दखल दिया, जो कि उस टेबल से दूर किसी विदेशी के साथ बातचीत करने में व्यस्त था और दिखावे के तौर पर वहां उसके अंगरक्षक मौजूद थे। उसके गुंडे अर्जुन नाथ के कहने पर उन कथित पठानिया के आदमियों को गन की नोक पर बाहर ले गए। इस प्रकार पंचमखेड़ा के फैलाए जाल में सुनील मजूमदार फंस गया। अर्जुन नाथ उसे अपने साथ ले आया। मजूमदार पंचमखेड़ा से मिला। सब कुछ जानते हुए भी खेड़ा ने उसकी सारी बात सुनी। फिर कहा कि वह उसे 1.5 लाख रुपया दे देता है, उन्हें वापस दे दे। इस प्रकार मामला खत्म हो जाएगा। परंतु मजूमदार का जवाब था कि अब मामला बढ़ गया है। उसने वागले डाबर के आदमियों को शूट कर दिया है, जबकि वे खेड़ा के आदमी थे। पंचमखेड़ा ने उसके साथ हमदर्दी जताई, हर मामले में उसकी भरपूर सहायता करने को कहा। उसके बाद पंचमखेड़ा ने सुनील मजूमदार के सामने आधे आधे हिस्सेदारी में जुआ घर का आंख प्रूफ कमरा लूटने की ऑफर रखी। सुनील मजूमदार भी सोच रहा था कि अब अजमेर में रहना उसके लिए कठिन हो गया है, क्योंकि डाबर वागले उसके पीछे थे। खेड़ा की ऑफर पर उसने सोचा कि अगर पैसा हाथ लग जाए तो कविता देसाई के साथ किसी दूसरे शहर जाकर सेटल हो सकता है। इस तरह सुनील मजूमदार खेड़ा के साथ आर्म्स प्रूफ कमरे की लूट में शामिल हो गया। मजूमदार ने कहा कि लूट की योजना वह बनाएगा और कमरे के भीतर सुरक्षा संबंधों का भी वह इंतजाम कर लेगा। खेड़ा के पूछने पर भी उसने नहीं बताया कि आर्म्स प्रूफ रूम के भीतर उसकी चहेती कविता देसाई मौजूद है, जो कि उसकी हर संभव सहायता करेगी। सुनील मजूमदार कविता देसाई से मिला, उसे सारी बात बताई। मजूमदार की जिंदगी खतरे में महसूस करके कविता ने उसका साथ देना कबूल कर लिया कि माल हाथ में आ जाने के बाद वह किसी दूसरे शहर में जाकर बस जाएंगे। साथ ही कविता देसाई ने वायदा लिया कि दौलत आ जाने के पश्चात वह उसे छोड़ेगा नहीं, उससे धोखेबाजी नहीं करेगा। मजूमदार ने उसके विश्वास पर यकीन की मोहर लगाई। मजूमदार ने उसे कहा कि जब भी आर्म्स प्रूफ रूम के भीतर कुछ रखा जाए, चाहे वह किसी भी शेप पे हो, तो उसे इस बात की फौरन खबर दी जाए। उसने खेड़ा का फोन नंबर उसे दे दिया। उधर बागली डाबर की 70 करोड़ के मादक पदार्थों की खेप हिंदुस्तान के लिए चल पड़ी थी। दोनों ने पठानिया को आदेश दिया कि वे आने वाली खेप पर निगाह रखें। इसके साथ ही उस खेप की 70 करोड़ की पेमेंट के रूप में उन्होंने सोने का इंतजाम कर लिया है। दूसरे दिन पठानिया ने डाबर वागले को आकर खबर दी कि रास्ते में सख्ती होने के कारण माल को दूसरे रास्ते से लाना पड़ रहा है। इस कारण 4-5 दिन 70 करोड़ के सोने को संभालना पड़ेगा और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए उन्होंने आर्म्स प्रूफ रूम को तैयार करवाया था। उन्होंने पठानिया से कहा कि वह ड्रग्स की रकम आर्म्स प्रूफ कमरे में रख देंगे और जब तक वह रकम वहां रहेगी, वहां 24 घंटे का पहरा रहेगा। ठक्कर बाबा और गार्ड तो होंगे ही, साथ ही तुम भी वहां मौजूद रहोगी। पठानिया फौरन सिर हिलाकर रह गया। उस आर्म्स प्रूफ कमरे में जाने के लिए एक और गुप्त द्वार था, जिसके बारे में पठानिया को भी खबर नहीं थी। उसी गुप्त रास्ते से वागले डाबर ने गत्ते के मजबूत बक्सों में रखा सोना वहां पहुंचा दिया। वे कुल 12 बॉक्स थे। इससे पहले कि पठानिया देवराज चौहान से मिला और उसे बताया कि कमरे में कुछ कीमती सामान रखा जा रहा है, जिसके कारण उसे तब तक वहां 24 घंटे की पहरेदारी देनी पड़ेगी, जब तक कि वह कीमती सामान वहां से उठा नहीं लिया जाता। देवराज चौहान समझ गया कि जिस वक्त का उसे इंतजार था वह आ गया है। पठानिया ने उसे चलने को कहा तो देवराज चौहान ने कहा कि वह किसी काम को निपटाकर नाइट रेस्टोरेंट पहुंचता है। पठानिया वहां से चला गया। देवराज चौहान भी स्टार होटल पहुंचा, जहां जगमोहन मौजूद था। जयंत कुमार को भी वहां बुला लिया गया। तब देवराज चौहान ने बताया कि काम शुरू होने का वक्त आ गया है। इसी सिलसिले को लेकर बातें हुई। देवराज चौहान ने कहा कि उन्हें एक आदमी की और ज़रूरत है। इस पर जयंत कुमार ने कहा कि एक आदमी उसके पास है। चूंकि समय कम था, इसलिए वे दोनों जयंत कुमार के साथ उस आदमी के पास पहुंचे। यह देखकर देवराज चौहान को हैरानी हुई कि वह आदमी और कोई नहीं, दौलत राम था, जो कि आर्म्स प्रूफ रूम की खिड़की पर ड्यूटी देता था। दौलत राम भी देवराज चौहान को ऐसे मामले में लिप्त देखकर हैरान हुआ। जैसे तैसे दोनों में बात बनी। काम कैसे करना है, देवराज चौहान ने सबको मोटे तौर पर बताया, परंतु पक्की योजना कल सुबह बताने को कहा, क्योंकि वह शाम को ड्यूटी के बाद
आर्म प्रूफ रूम में रखे कीमती सामान पर नजर डालना चाहता था। दौलत राम ने विश्वास दिलाया कि वह जरूरत पड़ने पर पूरे आर्म प्रूफ रूम को अपने कब्जे में ले लेगा। दरअसल दौलत राम ने अब तक तो सारी जिंदगी शराफत से बिताई थी, कभी हेरा फेरी नहीं की थी, परंतु अब बीतती जिंदगी के दौरान दौलत राम को लगने लगा था कि उसे पैसे की सख्त जरूरत है और जिस तरह वह जिंदगी बिता रहा था उससे उसे आशा नहीं थी कि कभी मोटा पैसा पीट जाएगा। इसलिए वह ऐसा कुछ कर गुजरने की सोच रहा था जिससे एक मुश्त ही मोटी रकम हासिल हो जाए। इत्तेफाक से वह मौका आ गया था देवराज चौहान के साथ काम करने का। वह देवराज चौहान की असलियत नहीं जानता था, ठक्कर बाबा के नाम से ही वह उसे जानता था, परंतु इस बात का उसे एहसास था कि यह आदमी है कुछ और खुद को बता कुछ और रहा है। उसके पूछने पर भी देवराज चौहान ने उसे अपनी असलियत न बताई। शाम 4 बजे देवराज चौहान ड्यूटी पर पहुंचा। पठानिया वहां मौजूद था। आर्म प्रूफ रूम में अमरनाथ मल्होत्रा, दौलत राम और कविता देसाई ड्यूटी पर थे। देवराज चौहान ने गत्ते के मजबूत बक्सों को देखा। चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं आया। वह बाहर आ गया। ड्यूटी के दौरान देवराज चौहान का मस्तिष्क इस बात की योजना बनाने में व्यस्त रहा कि आर्म प्रूफ रूम से माल कैसे लूटा जाए। इतना तो उसे विश्वास था कि इन बक्सों में करोड़ों का माल है, खरीदी जाने वाली ड्रग्स की कीमत है जो कि 1-2 दिन के लिए रखी गई है और कभी भी इसे उठाया जा सकता है। इसलिए फौरन हरकत में आना जरूरी था। उधर आर्म प्रूफ रूम में ड्यूटी पर पहुंचते ही कविता देसाई ने जब उन बक्सों को देखा तो ठगी सी रह गई। मजूमदार ने कहा था कि जब भी रूम में कुछ रखा जाए तो उसे फौरन खबर की जाए क्योंकि वह करोड़ों का माल होगा। कविता देसाई के मन में ढेर सारी उत्सुकता भर आई। उसके मन में यह इच्छा बलवती होने लगी कि वह देखे इन बक्सों में क्या है। उसके बाद कविता देसाई ने अपनी कुर्सी खिसकाकर गत्ते के बक्सों के पास की और काम के दौरान जब भी फुर्सत मिलती उस कुर्सी पर जा बैठती। उसने पर्स में मौजूद नेल कटर की सहायता से बॉक्स में छेद किया, इतना बड़ा कि उसके जरिए उसने यह जाना कि बक्सों में सोना है। यह काम कविता देसाई ने रिस्क लेकर किया था। वह जानती थी कि अगर पकड़ी गई तो उसकी बुरी हालत कर दी जाएगी, भारी सजा मिलेगी। फिर मौका पाकर किसी तरह सोने के भारी बक्से को थोड़ा सा घुमा दिया ताकि उसमें पैदा हुए छेद को कोई देख न सके। परंतु दौलत राम ने व्यस्त रहकर भी कविता देसाई की इस हरकत को देखा था। उसकी समझ में न आया कि कविता किस चक्कर में है, जबकि इस बात का तो उसे यकीन हो गया था कि कविता देसाई 100% किसी चक्कर में है। इस बीच ड्यूटी के दौरान देवराज चौहान ने 2 चक्कर आर्म प्रूफ रूम में लगाए थे और बॉक्स में होने वाले छेद को उसने देख लिया था। समझ लिया कि यह कविता देसाई का कारनामा है, परंतु देवराज चौहान ने यही शो किया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो, क्योंकि वह आखिरी समय में झंझट पैदा नहीं करना चाहता था। इसलिए कि कल रात को उसने इन बक्सों में पड़ा सोना उड़ाने की योजना बना ली थी। 3 बजे ड्यूटी समाप्त होने के पश्चात स्टाफ कार ने कविता देसाई को उसके घर की गली के बाहर छोड़ा। कार के जाने के बाद कविता ने करीब के चौराहे पर मौजूद बूथ से मजूमदार के दिए फोन नंबर पर फोन किया। वह नंबर पंचम खेड़ा का था। नींद से उठकर उसने कविता से बात की। कविता ने कहा कि वह सुनील मजूमदार से बात करना चाहती है। मजूमदार से बात हुई। कविता ने उसे बताया कि रूम में गत्ते के मजबूत 12 बॉक्स रखे गए हैं और वह देख चुकी है कि उनमें सोना है। मजूमदार ने दिन में आने को कहकर लाइन काट दी। फिर पंचम खेड़ा को बताया कि रूम में करोड़ों का सोना रख दिया गया है। मजूमदार ने उसे बताया कि उसे खबर देने वाली कविता देसाई है, क्योंकि उस रूम में सिर्फ एक ही लड़की काम करती है, कविता देसाई, और इस समय फोन करने का मतलब है कि वहां की ड्यूटी करके पहला मौका मिलते ही उसने इत्तला दी है। जवाब में सुनील मजूमदार ने कुछ नहीं कहा और लूट के मुद्दे पर बात की। कुछ चीजों का इंतजाम करने को कहा और बोला कि दोपहर तक वह लूट की योजना का खुलासा कर देगा। पंचम खेड़ा का मजूमदार पर विश्वास था कि वह सारा काम ठीक ठाक निपटा देगा। उधर सुबह 4 बजे जयंत कुमार के यहाँ मीटिंग हुई, जिसमें जगमोहन, दौलत राम और देवराज चौहान मौजूद थे। मीटिंग में सब बातें की गई। देवराज चौहान ने योजना समझा दी कि सोना कैसे लूटा जाना है, कैसे दौलत राम ने वक्त पर आर्म प्रूफ रूम का भीतरी मामला कंट्रोल करना है और जगमोहन, जयंत कुमार ने क्या करना है। लंबी बातचीत के पश्चात सब कुछ तय हो गया और लूट का ठीक समय रात को 12 बजे रखा गया। इस मीटिंग के बाद अब उनकी मुलाकात रात को जुआ घर में लूट के समय ही होनी थी। उधर सुनील मजूमदार कविता देसाई के पास पहुंचा, उसे नींद से उठाया।
दोनों में बात हुई। कविता ने बताया कि कैसे उसने जाना कि बक्सों में सोना है। सुनकर मजूमदार ने डांटा कि उसे ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। सुनील ने उसे अपनी सारी योजना समझाई और कहा कि आज रात ठीक 11:30 बजे उसने आर्म्स प्रूफ रूम को अपने कब्जे में ले लेना है। अमरनाथ मल्होत्रा की कंट्रोल टेबल का सिस्टम फेल करना है और प्रवेश द्वार का बटन दबाकर उसे खोल कर रखना है। साथ ही पूछा कि क्या वह यह काम यकीन के साथ पूरा कर सकेगी, क्योंकि उसकी योजना का सारा दारोमदार उसकी कामयाबी पर ही निर्भर है। जबकि मजूमदार जानता था कि कविता देसाई जैसी खतरनाक युवती के लिए यह काम मामूली है। कविता देसाई ने उसे विश्वास दिलाया कि यह काम उसके लिए मामूली है, वह आसानी से अपने हिस्से का काम निपटा लेगी। वे अपना काम ठीक तरह करे, क्योंकि वह तो हरकत में आ चुकी होगी। भीतर का सारा मामला अपने कंट्रोल में ले लेगी। सारे सुरक्षा प्रबंधों को वह फेल कर देगी। परंतु अगर तुम लोग बाहरी मामला कंट्रोल करके भीतर तक न आए तो वह नहीं बचेगी। सबसे पहले वह ही डाबर बागले के फंदे में फंसेगी। मजूमदार ने उसे विश्वास दिलाया कि ये सब कुछ संभाल कर उस तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद कविता ने उसे टटोला इस बात को लेकर कि कहीं दौलत आ जाने के पश्चात मजूमदार उससे पल्ला झाड़ने की नीयत तो नहीं रखता। लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं लगा। सुनील वास्तव में उसमें दिलचस्पी रखता है और कहीं दूर जाकर उसके साथ ही जिंदगी बिताने में ही दिलचस्पी रखता है। यह महसूस करके कविता को तसल्ली मिली। दोपहर को 1 बजे सुनील मजूमदार पंचम खेड़ा के पास पहुंचा। अर्जुन नाथ भी वहीं मौजूद था। मजूमदार ने लूट की योजना उसके सामने रखी। उसकी योजना पसंद की गई। योजना की बेहतरी के लिए खेड़ा ने 1-2 बातें बीच में और जोड़ दी। मजूमदार ने ऐतराज नहीं किया। लूट का समय ठीक 11:30 बजे फिक्स हो गया। पंचम खेड़ा ने मजूमदार से कई बार कहा कि अगर उसे कविता देसाई की सफलता पर जरा भी शक है तो उसके पास आर्म्स प्रूफ रूम का भीतरी बंदा है जो कि सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन मजूमदार ने स्पष्ट कहा कि कविता सब कुछ बखूबी संभाल लेगी। साथ ही खेड़ा को उसने यह भी बता दिया कि कविता देसाई उसके लिए मात्र काम करने का माध्यम नहीं है, वह दोनों शादी का इरादा रखते हैं, शादी करने वाले हैं। यह बात मजूमदार ने इसलिए कही कि कहीं भविष्य में कविता के प्रति कोई बुरा इरादा न रख ले। जवाब में पंचम खेड़ा ने उसे मुबारकबाद दी। मजूमदार ने लूट से इस्तेमाल होने वाले जरूरत के सामान के अलावा कोई ऐसी जगह का भी इंतजाम करने को कहा जहां लूट के पश्चात माल को ले जाया जा सके और उस जगह के बारे में किसी को जानकारी ना हो। पंचम खेड़ा ऐसी जगह का इंतजाम कर चुका था और सुनील के पूछने पर उस जगह का पता बता दिया। और उधर ठीक रात को देवराज चौहान, जगमोहन, जयंत कुमार और दौलत राम लूट के लिए हरकत में आने को तैयार थे। देवराज चौहान रोजमर्रा की भांति अपनी ड्यूटी दे रहा था। ठीक इसी तरह दौलत राम आर्म्स प्रूफ रूम के भीतर अपनी ड्यूटी पर था, परंतु आज उसने अपने कपड़ों के बीच रिवॉल्वर छिपा रखी थी। दिखावे के तौर पर दौलत राम सामान्य नजर आ रहा था, परंतु उसके भीतर भारी उथल पुथल थी, क्योंकि कुछ देर बाद आर्म्स प्रूफ रूम का सारा मामला रिवॉल्वर के दम पर अपने कब्जे में लेना था और जरूरत पड़ने पर मल्होत्रा या कविता देसाई को शूट करने पर हिचकना नहीं था। जबकि उसकी ख्वाहिश थी कि बिना खून खराबे के सब कुछ निपट जाए। कपड़ों में छिपी रिवॉल्वर का एहसास उसे बराबर हो रहा था। नाइट रेस्टोरेंट की पार्किंग में जगमोहन और जयंत कुमार पहुंच चुके थे। वे दोनों पार्किंग में खड़ी कार में ही बैठे थे। तब 11 बजे थे। अभी उनके हरकत में आने में 40 मिनट बाकी थे। तभी 11:20 पर उन्होंने पार्किंग में 2 कारें और एक वैन को रुकते देखा। अंधेरे में भी उन्होंने पहचान लिया कि कार और वैन में ढेरों आदमी भरे पड़े हैं। एक कार में से पंचम खेड़ा और सुनील मजूमदार बाहर निकले। दूसरी कार में से अर्जुन नाथ आदमियों के साथ बाहर निकला। कुछ वैन से बाहर निकले। उन तीनों के साथ 15 आदमी थे और सबके हाथों में गनें थी। जगमोहन और जयंत कुमार समझ गए कि मामला गड़बड़ है। ये लोग भी रूम में मौजूद सोने को लूटने आए हैं। दोनों ने फौरन नतीजा निकाल लिया कि उसके भीतर मौजूद कविता देसाई इनकी सहायता करेगी। तभी तो उसने बॉक्स में छेद करके झांका था और बिना वजह नहीं झांका था। यह सब देखकर जयंत कुमार हद से ज्यादा चिंतित हो गया कि उनकी योजना खाक में मिल गई। ये लोग सफल हों या ना हों, परंतु कम से कम उसके हाथ में तो फूटी कौड़ी नहीं आने वाली। जबकि यह सब देखकर जगमोहन सिर से पांव तक सुलग पड़ा था। चेहरे से वह दरिंदा लगने लगा था। दोनों में बात हुई। जगमोहन ने पिछली सीट पर पड़े एयर बैग में से फोल्डिंग गन के टुकड़े निकाले और उन्हें गन का रूप देने लगा। वह खेड़ा और मजूमदार द्वारा होने वाली हरकत के प्रति जरा भी चिंतित नहीं था।
आंखों में खतरनाक इरादे झांक रहे थे। जयंत कुमार के पूछने पर जगमोहन ने कहा कि ये लोग उनका काम आसान कर रहे हैं, उनके लिए भीतर पड़े माल को बाहर ला रहे हैं। जब माल बाहर लाएंगे तो वे उस पर आसानी से कब्जा जमा लेंगे। जयंत को यही ठीक लगा। इसके सिवाय उनके पास बेहतर रास्ता और सोच नहीं थी। वे दोनों गनों को संभाले कार में ही तैयार बैठ गए और उनके देखते ही देखते सारे नाइट रेस्टोरेंट में प्रवेश करते चले गए, सिर्फ एक को छोड़कर। वह था मेटाडोर का ड्राइवर। कविता देसाई ने ठीक 11:30 बजे आर्म्स प्रूफ रूम पर अपना कब्जा जमा लिया। रिवॉल्वर के दम पर उसने यह सब अचानक किया कि दौलत राम और मल्होत्रा चाहकर भी कुछ न कर सके। मल्होत्रा को कंट्रोल टेबल से दूर करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने कविता देसाई को समझाने की असफल चेष्टा की। कविता उस समय बेहद खतरनाक लग रही थी और उसके खिलाफ गलत हरकत होने पर वह दोनों को तुरंत शूट करने को तैयार थी। लेकिन सब ठीक रहा। हालात का रुख देखते हुए दौलत राम और मल्होत्रा कविता देसाई के खिलाफ नहीं उतरे। बाहर पंचम खेड़ा और सुनील मजूमदार ने सबको गनों की नोक पर इस तरह रख लिया था कि कोई भी उनके मुकाबले पर नहीं उतरा। ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया गया था। बेहद आसानी के साथ पंचम खेड़ा और मजूमदार ने काम को अंजाम दिया। जब वह दोनों आर्म्स प्रूफ कमरे के भीतर पहुंच गए तो कविता देसाई बाहर पार्किंग में एक तरफ आ खड़ी हुई, क्योंकि अब भीतर उसका कोई काम नहीं बचा था। उनके 8 गनमैन गत्ते के सोने के भारी बक्सों को आर्म्स प्रूफ रूम से उठाकर बाहर मौजूद मेटाडोर वैन में रखने लगे थे। लूट हो रही थी और सब स्तब्ध खड़े थे। जुआ खेलने वाले भी ठगे से बैठे थे। वे समझ रहे थे कि अगर फायरिंग हुई तो गनों से निकलने वाली ढेरों गोलियां उन्हें भी ले डूबेगी। इसलिए सब चाहते थे कि जल्दी से मामला निपट जाए। आर्म्स प्रूफ रूम के भीतर दौलत राम और खेड़ा की मुलाकात हुई। दौलत राम को सुनील मजूमदार की तगड़ी वाकियत थी। दौलत राम ने खेड़ा से कहा कि पहले उसकी योजना थी, परंतु इस समय मजूमदार की योजना पर काम हो रहा है और कविता देसाई मजूमदार की योजना का हिस्सा है। दौलत राम ने मजूमदार से कहा कि यह सब जो भी कर रहा है उसकी एवज में उसे डाबर बागले का डर नहीं। तो मजूमदार ने छोटा सा कुछ ऐसा ही जवाब दिया कि यह काम न भी करता तो भी डाबर बागले उसे कहाँ छोड़ते। उधर बाहर जब अर्जुन नाथ ने अपने गन मैनों के साथ बाहर का सारा मामला संभाला तो देवराज चौहान और पठानिया एक तरफ खड़े थे। वे सभी सब कुछ देखते रह गए, कुछ कर न सके, परंतु देवराज चौहान को जैसे होश आया। 30 मिनट बाद लूट की उसकी योजना पर काम होने वाला था, परंतु खेड़ा ने ठीक मौके पर आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया था। पठानिया से ही उसे मजूमदार के बारे में मालूम हुआ। बहरहाल मामला बहुत नाजुक था। वे कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन देवराज चौहान ने मन ही मन निश्चय किया कि वह पंचम खेड़ा और मजूमदार को सफल नहीं होने देगा। उसने अपना यह विचार पठानिया को बताया और वहां से हिलने को हुआ कि तभी पठानिया की रिवॉल्वर खामोशी से उसकी कमर से आ लगी। साथ ही पठानिया ने धीमे शब्दों में धमकी दी कि चुपचाप खड़ा रहे और जो भी हो रहा है उसमें दखल न दे। पठानिया के द्वारा ही देवराज चौहान को पता चला कि पंचम खेड़ा और मजूमदार के साथ इस काम में पठानिया भी शामिल है और पठानिया के जिम्मे देवराज चौहान को संभालने का काम है। साथ ही जुआ घर के आधे गार्ड तो पठानिया के इशारे पर ही मुकाबले पर नहीं उतरे थे और अन्यों को जैसे मौका ही नहीं मिल पाया था। वे एक दूसरे की देखा देखी बेहरकत ही रहे। देवराज चौहान चाहकर भी कुछ न कर सका। आर्म्स प्रूफ रूम में मौजूद सोने से भरे 12 बॉक्स बाहर खड़ी मेटाडोर में पहुंच गए। रखवाली के लिए वहां कुछ गनमैन भी आकर तैनात हो गए। कार में बैठे जगमोहन और जयंत कुमार ने सब कुछ देखा। जगमोहन कार से उतरा और अंधेरे में छिपता छिपता दूसरी तरफ पहुंच गया। फिर जयंत और जगमोहन ने दोनों तरफ से गनमैनों पर फायरिंग की और पल भर में ही सारे के सारे खत्म हो गए। फायरिंग से वहां का वातावरण गूंज उठा। जगमोहन का इरादा वैन को ले उड़ने का था, परंतु ऐसा कुछ करने से पहले ही भीतर से खेड़ा, मजूमदार और अर्जुन आ पहुंचे और फायरिंग चालू हो गई। हर कोई 70 करोड़ के सोने से भरी वैन को अपने कब्जे में ले लेना चाहता था। भीतर खड़े देवराज चौहान ने जब बाहर फायरिंग होते सुनी तो उसे समझते देर न लगी कि वे जगमोहन और जयंत होंगे। पठानिया अब उसकी कमर से रिवॉल्वर हटा चुका था। वह खुद भी परेशान था कि बाहर क्या हो रहा है। उधर देवराज चौहान बाहर जाकर जगमोहन और जयंत कुमार की सहायता करना चाहता था। सामने के रास्ते से निकलना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए उसने पीछे का रास्ता इख्तियार किया। लूट के दौरान एक घटना और हुई थी। आखिरी समय में सुनील मजूमदार की निगाह देवराज चौहान पर पड़ी तो वह चौंका था।
पूछने पर उसे बताया गया कि वह ठक्कर बाबा है, यहाँ की सिक्योरिटी का चीफ। सुनते ही मजूमदार ने क्रोध भरी चीख के साथ कहा कि यह ठक्कर बाबा नहीं, देवराज चौहान है। देवराज चौहान का चेहरा वह अच्छी तरह जानता था, यानी कि वहां पर यह बात जाहिर हो चुकी थी कि वह देवराज चौहान है। बाहर जो भी घटा कविता देसाई की आंखों के सामने घटा। उसे 70 करोड़ की दौलत खतरे में नजर आने लगी, जबकि दौलत को हासिल करना तो जैसे उसकी जिंदगी का एकमात्र सबब बन चुका था। आखिरकार उसे एकमात्र इकलौता रास्ता नजर आया। फायरिंग हो रही थी। वह कारों के पीछे अंधेरे में छिपती छिपती मैटाडोर वैन के पास आ पहुंची। वैन के पास कोई भी नहीं था, सब फायरिंग में व्यस्त थे। कविता देसाई रिवॉल्वर थामे बेहद सावधानी से वैन की ड्राइविंग सीट पर जा बैठी। वह कार और जीप चलाना तो बखूबी जानती थी, परंतु मैटाडोर वैन कभी नहीं चलाई थी। कविता देसाई ने मन ही मन 10 बार भगवान को याद किया और वैन स्टार्ट करके दौड़ा दी। एक बार तो पलटते पलटते बची, परंतु संभल गई। वैन मुख्य गेट से बाहर निकल गई। पीछे से वैन पर फायरिंग हुई, परंतु एक भी गोली वैन को छू नहीं पाई। वैन सड़क पर पहुंची ही होगी कि खतरनाक नागिन बनी कविता देसाई की निगाह देवराज चौहान पर पड़ी, जो कि रिवॉल्वर हाथ पे थामे मुख्य गेट की तरफ दौड़ा रहा था। वह पीछे के दरवाजे से निकलकर सामने की तरफ आ रहा था। उसने वैन को तूफानी रफ्तार से बाहर निकलते देखा तो चौंका। वह समझ गया कि गड़बड़ है। कोई बड़ी बात नहीं कि इसी वैन में 70 करोड़ का सोना हो। कविता देसाई ने उसे देखा तो उसे लगा कि कहीं वह फायर करके वैन का टायर बेकार न कर दे। इस सोच के साथ ही तूफानी रफ्तार से भागती वैन का उसने स्टीयरिंग घुमाया। वह देवराज चौहान को वैन के नीचे कुचल देना चाहती थी। देवराज चौहान ड्राइवर की मंशा समझ गया, परंतु उसके पास बचने के लिए चंद सेकंड भी न थे। फिर भी उसने तीर की तरह एक तरफ छलांग लगा दी। वैन की बॉडी उसके कंधे से टकराती चली गई। वह करीब के नाले में बुरी तरह जा गिरा। चोटों की परवाह न करके वह तुरंत नाले से बाहर निकला, परंतु तब तक वैन काफी आगे जा चुकी थी। देवराज चौहान के चेहरे पर ऐसे भाव आ गए जैसे भूखे शेर का भोजन छीन लिया गया हो। एकाएक वह आदमखोर सा नजर आने लगा। वह जान चुका था कि जाने वाली मैटाडोर वैन में सोना भरा पड़ा था। भीतर से फायरिंग की आवाजों में अब काफी कमी हो गई थी। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि सोने से भरी वैन को कोई ले उड़ा है, इसलिए अब शूटिंग का कोई फायदा नहीं। देवराज चौहान एक तरफ ओट में जा खड़ा हुआ और जगमोहन व जयंत कुमार के बाहर आने का इंतजार करने लगा। डाबर और वागले अपने ऑफिस में मौजूद थे। वागले गंभीर और स्थिर नजर आ रहा था, जबकि डाबर अपनी आदत के मुताबिक क्रोध में उफन रहा था। उनके सामने पठानिया, दौलत राम और अमर सिंह मल्होत्रा मौजूद थे। मल्होत्रा ने बताया कि दौलत राम ने मजूमदार और पंचम खेड़ा से क्या बातें की थी। जवाबदेही में दौलत राम फौरन बोला कि पंचम खेड़ा ने उसे अपने साथ मिलाने की चेष्टा की थी, परंतु उसने इनकार कर दिया था और इस बारे में पठानिया को भी बता दिया था। तब पठानिया क्रोध में बोला कि दौलत राम ने उससे कभी भी ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया। वागले ने सख्ती के साथ पठानिया को खामोश रहने को कहा। अलबत्ता वागले को मल्होत्रा के मुंह से यह सुनकर अजीब लगा कि सुनील मजूमदार ने कैसे कह दिया कि वागले डाबर पहले से ही उसकी जान के पीछे हैं, जबकि उन्होंने मजूमदार के बारे में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। वागले को समझते देर न लगी कि मजूमदार को लेकर कहीं न कहीं गड़बड़ है। बहरहाल वागले ने दौलत राम, मल्होत्रा और पठानिया को वहां से भेज दिया। उनके जाते ही डाबर फट पड़ा कि पठानिया को क्यों जाने दिया, उसकी तो टुकड़े टुकड़े कर देने थे। दरअसल जुआ घर में वीडियो कैमरे फिट थे, जिसकी खबर कभी पठानिया को भी नहीं थी। वे कैमरे वहां की हर घटना को खुद में कैद करते रहते थे और उन कैमरों ने यह भी कैद कर लिया था कि पठानिया ने देवराज चौहान की कमर से रिवॉल्वर लगाकर उसे खड़ा रहने पर मजबूर किया और उसे कुछ करने न दिया। जवाब में वागले ने डाबर से कहा कि इस तरह एकदम पठानिया की जान ले लेने से कुछ नहीं होगा। इस समय हमारी सबसे बड़ी जरूरत 70 करोड़ का सोना वापस पाने की है। वीडियो फिल्म जाहिर करती है कि पठानिया भी खेड़ा और मजूमदार के साथ लूट में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था और अब पठानिया जैसे भी हो 70 करोड़ की दौलत के पास पहुंचेगा और अब पठानिया के पीछे हमारे कमांडो साए की तरह रहेंगे। उसकी हर हरकत की पल पल की खबर हमें मिलती रहेगी। जब भी वह सोने के पास पहुंचा तो सोने पर हमारा कब्जा हो जाएगा। इस कारण जब तक सोना नहीं मिल जाता तब तक पठानिया को जिंदा ही रहना चाहिए और दौलत राम के पीछे भी कमांडो है, वह भी जो करेगा उसकी खबर मिलती रहेगी। सुनकर डाबर कुछ ठंडा हुआ। फिर उसने देवराज चौहान का मुद्दा उठाया
कि इतना खतरनाक शख्स उनके यहाँ मामूली सी नौकरी कर रहा था तो स्पष्ट है कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। वह हमारे लिए आने वाले वक्त में खतरनाक साबित हो सकता है। अगले ही पल वागले का जवाब सुनकर डाबर उछल पड़ा, क्योंकि वागले ने कहा कि देवराज चौहान की परवाह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका साथी जगमोहन इस समय उसके कब्जे में है। दोस्तों, यहाँ तक आप भूखा शेर में देख चुके हैं। चंद मोटी घटनाएं आपके सामने रख दी गई हैं। सही मजा तो आप भूखा शेर देखकर ही ले सकेंगे। आइए अब भूखा शेर का दूसरा भाग आदमखोर देखते हैं, जो कि इस समय आपके सामने है। मुझे विश्वास है कि भूखा शेर की ही भांति आदमखोर भी आपको पसंद आएगा। देवराज चौहान जयंत कुमार के घर पहुंचा तो रात के 2 बज रहे थे। जयंत कुमार घर पर नहीं था। जाहिर था कि अभी वह घर तक नहीं पहुंच पाया था। देवराज चौहान ने खिड़की के रास्ते उसके घर में प्रवेश किया था। मस्तिष्क में उलझन और परेशानी भरी पड़ी थी। बीती घटनाएं उसे आराम से बैठने न दे रही थी। किचन में जाकर उसने चाय बनाई और कुर्सी पर बैठकर विचार भरी मुद्रा में घूंट भरने लगा। उसकी सारी योजना मिट्टी में मिल गई थी। पंचम खेड़ा और सुनील मजूमदार ने ठीक मौके पर वहां धावा बोलकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया था। 70 करोड़ जो कि उसके हाथ आना था, उसे वे लोग ले उड़े थे। वह उनकी योजना को फेल कर देता अगर पठानिया का रिवॉल्वर उसकी कमर से ना सटा होता। पठानिया की सोचकर उसे हैरानी थी कि वह लूट में पंचम खेड़ा के साथ मिला था। यह बात सिर्फ वह जानता था और इस बात को किसी के आगे साबित भी नहीं कर सकता था। पठानिया ने ठीक ही कहा था कि उसकी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि वह भी लूट में शामिल था। देवराज चौहान जगमोहन और जयंत कुमार को लेकर चिंतित था। फायरिंग के पश्चात उन्हें नाइट रेस्टोरेंट की पार्किंग से निकलकर सड़क पर आना चाहिए था, परंतु उसके लंबे इंतजार के बाद भी उन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकला था। देवराज चौहान को इसकी सिर्फ एक ही वजह नजर आ रही थी कि दोनों को गोलियां लग गई हैं। इस विचार के साथ ही देवराज चौहान परेशान हो उठा। इस समय वह दोनों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके देखते देखते वहां पुलिस आई थी, यानी कि घायल और मरने वाले इस समय पुलिस के कब्जे में होंगे। चाय समाप्त करके देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। वह इस समय अपने 3 स्टार होटल में नहीं जा सकता था जहां वह ठहरा हुआ था। वहां उसके लिए किसी भी तरह का खतरा खड़ा हो सकता था। वैसे भी पठानिया तो अब उसे किसी भी हाल में जिंदा छोड़ना नहीं चाहेगा और पठानिया को अब खेड़ा और मजूमदार का साथ हासिल था। यही कारण था कि जयंत कुमार का घर उसे सुरक्षित लगा था, और अगर जयंत कुमार भी किसी की निगाह में आ चुका है तो यहाँ पर भी किसी भी समय खतरा आ सकता था। इंतजार करते करते रात बीतने को आ गई। जयंत कुमार, जगमोहन वगैरह में से कोई भी ना पहुंचा। उसे आशा थी कि दौलत राम तो अवश्य आएगा, परंतु वह भी नहीं पहुंचा और लंबे इंतजार के पश्चात सारी रात जगा होने के कारण वह नींद में डूब गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।